हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर्स और यह लेक्चर हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो हाल ही में सियाम जो कि है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में विनोद अग्रवाल जी को चुना गया है। तो विनोद अग्रवाल जी सियाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। विनोद अग्रवाल जी जो कि एमडी एंड सीईओ हैं वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स के, इन्होंने नए प्रेसिडेंट के रूप में रिप्लेस किया है केनिची आयुकावा को। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स चेस से रिलेटेड है। तो हाल ही में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप आयोजित हुई थी रोमानिया के अंदर। तो इस वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप के अंदर अंडर 16 में भारत के प्रणव आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियंस में विजेता रहे हैं और अंडर 14 में भारत के ही AR इलम पार्थी वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप को जीत गए हैं। अगर बात करें वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप की, तो यह कंपटीशन आयोजित करवाती है चेस में कितने साल की एजेस में, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18। तो इतने एजेस में ये कंपटीशन आयोजित करवाती है और यह वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा रिकॉग्नाइज भी की गई है। और यह वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप कब से हो रही है, तो यह आयोजित हो रही है 2015 से। तो 2015 से ये स्टार्ट हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स बायोफ्यूल से रिलेटेड है। तो हाल ही में भारत ने एक प्लान क्रिएट किया है कि वह एक ग्रुप क्रिएट करेगा, जैसे कि अभी क्रूड ऑयल से रिलेटेड ग्रुप है ओपेक कंट्रीज़ का जो कि क्रूड प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरीके से भारत एक बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो हैं उनको लेकर ग्रुप बनाएगा। जैसे कि जो कंट्री बायोफ्यूल प्रोड्यूस करती हैं उसमें US है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया है, चाइना। तो इन कंट्रियों को लेकर भारत एक ग्रुप बनाने की बात कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी बहुत है, इस वजह से भारत क्रूड ऑयल को रिप्लेस करने के लिए अन्य वायबल जो सोर्सेस हैं उनको भी तलाश कर रहा है। तो बायोफ्यूल जैसा कि आपको पता होगा इथेनॉल होता है जैसे, तो इथेनॉल में ब्राज़ील ने मास्टरी कर रखी है और सबसे ज़्यादा दुनिया में इथेनॉल ब्राज़ील के अंदर ही यूज़ होता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है पीरामल ग्रुप की चेयरपर्सन स्वाति पीरामल जी के बारे में। तो स्वाति पीरामल जी जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर दिया जाएगा। तो फ्रांस के टॉप सिविलियन ऑनर से स्वाति पीरामल जी को नवाजा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है इंस्पायर अवार्ड्स को लेके। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंस्पायर अवार्ड्स दिए हैं 60 स्टार्टअप्स को और इसके अलावा मोर देन 53,000 स्टूडेंट्स को। तो यह अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो यह अवार्ड्स दिए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको DST भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा दिए जाते हैं और ये अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो इनोवेशन हो रही है फील्ड में उन सबको बढ़ावा दिया जा सके, तो उसके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है इंडिया में पहली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को लेकर। तो भारत के अंदर पहली लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लगा दी गई है और यह कहाँ लगी है, यह लगी है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो तिरुपति में मुनोथ इंडस्ट्रीज ने यह इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी लगाई है और यहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन बैटरियाँ बना करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है यहाँ पर एक जागरूकता को लेकर। तो यहाँ पर USAID एंड यूनिसेफ ने लॉन्च किया है दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज टाइटल दूर से नमस्ते। तो दूर से नमस्ते एक सीरीज को लॉन्च किया गया है यूनिसेफ और USAID द्वारा। तो यूनिसेफ आपको पता ही होगा कि जिसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, अब इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और USAID जो कि एक US एजेंसी है जो कि फॉरेन एड को मेंटेन करती है, इन्होंने हेल्दी बिहेवियर जो कि कोविड पैंडेमिक के बाद फॉलो करना चाहिए, इसको बढ़ावा देने के लिए यह दूर से नमस्ते सीरीज को चालू किया है जो कि दूरदर्शन और यूट्यूब पर प्रसारित की जाएगी। तो अगर बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी पता है आप लोगों को? यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स है ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड। तो हाल ही में ट्यूबरक्यूलोसिस की वैक्सीन के नए मेथड को डिज़ाइन किया गया है ISSC बेंगलोर के द्वारा। ISSC बेंगलोर डिज़ाइन न्यू मेथड टू डिलीवर TB वैक्सीन। तो TB वैक्सीन को देने के नए तरीके को ईजाद किया है ISSC बेंगलोर ने। तो IISc बेंगलोर
नहीं, ये स्फेरिकल वेसिकल्स सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया कोटेड ऑन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स विच कैन बी डिलीवर्ड टू इम्यून सेल्स। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहते हैं ईजाद किया गया है। अभी तक क्या होता था, अभी तक BCG वैक्सीन सी दी जाती थी जो कि चिल्ड्रंस में इफेक्टिव होती थी, बट जो एडल्ट होते थे उनमें इफेक्टिव नहीं होती थी। तो इसके लिए यह मेथड ईजाद किया गया है IISc बेंगलोर के द्वारा। तो अगर बात करें IISc बेंगलोर की, तो IISc बेंगलोर कब बनाया गया था? IISc बेंगलोर बनाया गया था 1909 में। ठीक है, इसके अलावा क्या आप मुझे बता सकते हैं TB किस बैक्टीरिया से हो सकता है? अगर आप लोगों को पता हो कि TB कॉज होने का कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है तो आप लोग मेरे को बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। तो इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने के लिए 2 वुमेन पायलट को असाइन किया है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के पास चिनूक हेलीकॉप्टर को फ्लाई करेंगी। तो यह दोनों पायलट कौन है? यह दोनों पायलट हैं पारुल भारद्वाज जी और दूसरी हैं स्वाति राठौर जी। तो स्वाति राठौर जी और पारुल भारद्वाज जी चिनूक हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हैं दोनों एयरफोर्स के पायलट पारुल भारद्वाज जी और स्वाति राठौर जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेके। तो हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और यह किस लिए लॉन्च की गई है? तो यह इसलिए लॉन्च की गई है टू प्रमोट सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स लाइक ऑल ओवर नेशन। और जैसे कि गुड्स की जो मूवमेंट होती है उसको बिना किसी रुकावट के मूवमेंट कराया जा सके। तो इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखा जाएगा? तो इसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा डिजिटाइज किया जाएगा और हर चीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि जो अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है इतनी भारत के अंदर इन कंपैरिजन टू US जापान, वह इसको कम किया जा सके, जिससे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके भी प्राइस कम हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेके आज हमारे चैनल पर एक पूरा लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से ये डिस्क्राइब करूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स है चीता रीइंट्रोडक्शन को लेकर। तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी 14 तारीख के लेक्चर में, बट यहाँ पर कल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कुनो नेशनल पार्क के अंदर 3 चीता को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि नामीबिया से लेके आए गए थे। तो कुनो नेशनल पार्क जो कि MP में है वहाँ पर यह 3 चीता अभी लाए गए हैं और टोटल चीता आने हैं 8, जिसमें से 5 रहेंगी फीमेल्स और 3 रहेंगे मेल चीता। क्या आप मेरे को बता सकते हैं चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैं ही बता देता हूँ। चीता का साइंटिफिक नेम है, और याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस साल, इसका साइंटिफिक नेम होता है एक्यूनोनिक्स जुबाटस। तो ये है चीता का साइंटिफिक नेम। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है वाराणसी से। तो वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है पहली एज SCO टूरिज्म की SCO की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी 22वीं मीटिंग हो रही थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में, वहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि वाराणसी को SCO की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया जाएगा। और इसको घोषित करने के क्या फ़ायदे होंगे? तो इससे कि वाराणसी के अंदर जो कल्चरल टूरिज्म है और ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज है यह सब प्रमोट हो सकेगा। तो अगर बात करें SCO के बारे में, तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। इस SCO का फॉर्मेशन कब हुआ था? SCO हुआ था 2001 में। इसमें टोटल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके मेंबर हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। अगर आप लोगों को यह पता हो कि SCO की ऑब्जर्वर कंट्री क्या है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है एक लेक्चर में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को बताइएगा। जो लोग सही जवाब देंगे उनको मैं कमेंट सेक्शन में जाके हार्ट दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स है मैनकाइंड फार्मा से रिलेटेड। मैनकाइंड फार्मा जो कि भारत की 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका IPO आने वाला है और यह IPO अब तक का फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा IPO हो सकता है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 7500 करोड़ रुपए के पास होगी। तो
आप जानते ही हैं कि मैनकाइंड फार्मा भारत के फार्मा सेक्टर में जाना माना नाम है। तो अगर बात करें मैनकाइंड फार्मा के बारे में, तो मैनकाइंड फार्मा फाउंड किया गया था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। ठीक है। आईपीओ आप लोगों को पता ही नहीं होना चाहिए। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने से पहले अपना आईपीओ लेके आती है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है अडानी जी से रिलेटेड। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने सरपास कर लिया है टाटा ग्रुप को, और जो अडानी ग्रुप की टोटल मार्केट कैप है वह इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हो गई है। तो अडानी ग्रुप की जो टोटल मार्केट कैप है वो हो गई है 22.7 ट्रिलियन। ठीक है। और टाटास की हो गई है 20.77 ट्रिलियन। और यहाँ पर रिलायंस की क्या है? रिलायंस की 17.16 ट्रिलियन। ये टोटल मार्केट कैप है पूरे ग्रुप की, और ये चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यूएशन आती है स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस को लेके, तो ये चेंज भी होती रहती है। अगर अडानी ग्रुप के शेयर डाउन होते हैं तो ये चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी बढ़े हैं रेट, तो अडानी ग्रुप की टोटल वैल्यूएशन इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी, आपको पता ही होगा हाल ही में इन्होंने जेफ बेजोस को सेकेंड रिचेस्ट पर्सन के रूप में रिप्लेस किया था अब, और इनसे आगे बस अब पहले पायदान पर इलॉन मस्क के बचे हैं दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं आप उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर इसी तरह के लेक्चर मिलते रहें। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।